ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 जो क्वेश्चन है, इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। उसका जवाब एक ही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 21 में कह रहा है कन्फिगर ऑटो एफ एस, तो नीचे भी कन्फिगर ऑटो एफ एस ही है। फिर आगे कहता है टू ऑटो माउंट दी होम डायरेक्टरी ओवर रिमोट यूजर्स एज फॉलोज। नीचे उसने रिक्वायरमेंट बताई हुई है, इसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है उसने। जैसे वो कह रहा है कि कॉन्फ़िगर ऑटो एफएससी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ एग्जाम के अंदर नहीं बताएगा आपको, ये तो उसने नोट के तौर पर लिख दिया, अब समझे है ही नहीं। वो कहता है कि एनएफएस का वर्जन 4.0 वर्जन बताया होगा। कहता है एक्सपोर्ट दी होम गेस्ट के नाम से कोई डायरेक्टरी है टू योर सिस्टम वेयर एक्स इज योर सिस्टम नंबर। अच्छा, इसको भी आप छोड़ दें, डिलीट कर दें यहाँ तक। यहाँ से सही रिक्वायरमेंट शुरू होती है। कहता है एलडेप यूजर्स होम डायरेक्टरी इस क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम स्लैश होम गेस्ट, और यहाँ तक वो कहता है कोई एक सिस्टम है जिसके होम में एक डायरेक्टरी गेस्ट के नाम से और गेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर एल डेव यूजर एक्स के नाम से कोई यूजर की होम डायरेक्टरी पड़ी हुई है। आप करो ये कि इस होम डायरेक्टरी को, जो कि किसी रिमोट सर्वर पे पड़ी हुई है, जो एग्जाम के अंदर आप उसने बताया होगा ऐसे ही, आपका जो अपना कंप्यूटर जिसके ऊपर आप एग्जाम कर रहे होंगे, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है, उसमें होम के अंदर जाके गेस्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाओ और इस नाम से डायरेक्टरी बनाओ, और वहां पे यानी कि इस डायरेक्टरी को आपके लोकल सिस्टम में इस डायरेक्टरी के साथ मैप करो। ये है जी क्वेश्चन। और कैसे कब करना है कि जब आप उस यूजर को ओपन करना चाहो तब करना है, तब वो माउंट हो जाए। और जब नहीं करना चाहते तो कुछ 20 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद, या जो एक टाइमर उसमें लगा सकते हो आप, जिसकी जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, तब उसको जो है ना वो बंद हो जाए। फिर आगे कहता है कि वाइल लॉग इन विद एनी ऑफ द एलडेप यूजर ओनली द होम डायरेक्टरी शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम योर सिस्टम एलडेप यूजर एक्स। वो कहता है कि जब भी आप किसी सिस्टम से लॉग इन करें एलडेप यूजर के थ्रू, तो ये वाली होम डायरेक्टरी से एक्सेस हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नीचे कहता है कि एक सर्वर है कोई यूटिलिटी डॉट डोमेन 19.example.com, उसका ये आईपी है। इस आईपी पे एक एनएफएस एक्सपोर्ट पड़ा है। एनएफएस क्या है ये बाद में देख लेते हैं, कि आर होम के नाम से। आगे कंप्लीट बताएगा कि कैसे बनता है। वो कहता है कि यूटिलिटी डॉट डोमेन 19.example.com पे आर होम रिमोट यूजर 19 के नाम से ये एक पाथ है, जो किसी रिमोट सर्वर का है। वो कहता है कि इस पाथ को आप अपने कंप्यूटर में आर होम के अंडर, यानी कि ऐसे आर होम रिमोट यूजर 19, इस तरीके से इसको मैप कर दो। ठीक है। फिर वो कहता है कि इस डायरेक्टरी में जब रिमोट यूजर 19 की जो डायरेक्टरी होगी, इसमें यूजर कौन सा है, जो ये यूजर रिमोट यूजर 19, उसका पासवर्ड ये होगा, इसको लॉगिन करना है आपने, और ये उसमें डेटा पेस्ट कर सके, राइट कर सके। अच्छा, एग्जाम में क्या करना है, आपने डायरेक्टली ये काम करना है। बट इस काम को करने के लिए उसने इन्वायरमेंट पहले से बनाया होगा। जैसे ये वाला इन्वायरमेंट हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ये वाला सर्वर अवेलेबल नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला सर्वर अवेलेबल है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए इन्वायरमेंट बना लेते हैं, जिसे हम कहेंगे कि हमारी लैब है। ठीक है, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, तो लैब पहले बना लेते हैं। एग्जाम के अंदर ये लैब आपको ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अगले पार्ट में बता देता हूँ आपको। इस पार्ट में हम क्या करते हैं, लैब बना लेते हैं। अच्छा, लैब के लिए मेरे पास RHL 9 के दो सर्वर्स हैं, जो कि हमने एग्जाम कोशिश करनी है कि RHL 9 पे, बट 8 में मेथड सेम है, आपको एडिशनल चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास एक सर्वर 2 है और एक सर्वर 1 है यहाँ पे। इसका भी मैं आपको टर्मिनल से खोल के दिखा देता हूँ, होस्ट नेम। तो ये सर्वर 1 और सर्वर 2। एक काम करते हैं, चूंकि हमारे पास डीएनएस नहीं है, एग्जाम में डीएनएस ऑलरेडी कन्फिगर्ड होगा, तो हम क्या करते हैं, yim/etc होस्ट के नाम से एक फाइल होती है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों सर्वर्स की एंट्री कर लेते हैं। और किस तरह से करेंगे आप, ताकि नेम रिजोल्यूशन भी हो जाए। नया टर्मिनल खोल लें, सॉरी, यहाँ पे ifconfig, इस सिस्टम का ये आईपी है, और ये आईपी लिख देते हैं यहाँ पे, और सर्वर 01.example
example.com। ठीक है जी। और सर्वर 01। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। जो सर्वर 02 है उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। सर्वर 02 हुआ, उसका नाम है सर्वर 02 और उसका आईपी है 165। यहाँ से देख भी लेते हैं। आई एफ कॉन्फिग, ये देखें जो 165 है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे आते हैं सर्वर 02 पे। यहाँ पे भी हम होस्ट की फाइल में एंट्री कर देते हैं नेम रेजोल्यूशन के लिए। अच्छा, ये ना भी करें तो आपका गुजारा हो जाएगा, तो उसका मतलब है गुजारा हो जाएगा, बट फिर आपको होस्ट नेम के थ्रू आप वो जो है ना एंट्रीज नहीं कर सकेंगे जैसे उसने बताई। इंसर्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे आया, इसे कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से। इसे भी क्विट किया और यहाँ पे इसे भी क्विट किया। अब देखें, जब मैं कहूँगा पिंग सर्वर 02, तो ये मुझे उसका आईपी बताएगा। ये देखें पिंग कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर पिंग करता हूँ सर्वर 01, तो ये मुझका आईपी बताएगा 164, तो पिंग कर रहा है। तो ये हमारा एक काम बुनियादी हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, VIM से, बल्कि यहाँ पे ना एक नई फाइल खोल लेते हैं जिसमें हम लैब सेटअप कर देते हैं फॉर ऑटो FS क्वेश्चन। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या, ऐड बोथ सिस्टम IP एंड नेम इन ETC होस्ट। ठीक है जी। पिंग बोथ सिस्टम्स मस्ट बी पिंग एबल फ्रॉम विद होस्ट नेम। ये काम हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो FS लैब। ये मैंने कन्फिगर कर लिया। उसके बाद अब आते हैं जी कन्फिगर रेपोजिटरी। ठीक है जी। तो करंट केस में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने DVD को माउंट किया हुआ है यहाँ पे /dev/SR0 से /MNT पे। ठीक है जी। ये ऑलरेडी माउंटेड थी, उसने ये मुझे मैसेज दे दिया कि ये तो ऑलरेडी माउंटेड है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ तो उसने कहा ये भी ऑलरेडी माउंटेड है। ऐड करके आपको दिखा देता हूँ /etcm.repos.d। यहाँ पे RHL9 के नाम से मैंने यहाँ भी एंट्री भी की हुई है। ठीक है। ये GPG की जो है ना, इसकी वजह से परेशान ना होइएगा, आप इसे 0 कर दीजिएगा। मैंने ऐसे अपने तौर पर ऐड किया हुआ था। ठीक है। तो ये काम हो गया और ये भी हो गया। अब सर्वर 2 पे आते हैं। सर्वर 2 को हमने बेसिकली सर्वर कंसिडर करना है और सर्वर 1 पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ पे साथ साथ लिखता जाता हूँ। ये भी काम हो गया। अब आपने करना है यम इंस्टॉल, चाहे आप ये काम कर लें NFS स्टार। ये नहीं करना तो दो पैकेज होते हैं इसके, यम इंस्टॉल NFS-utils के नाम से, और दूसरा होता है RPC-bind के नाम से। -y कर लें। और यहाँ पे भी -y का मतलब है कि बाद में फिर आपसे नहीं ये ना पूछे कि इंस्टॉल करूँ कि ना करूँ, बस इंस्टॉल कर दें। तो आप चांस ना लें ये वाला काम कर लें। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट।
एंटर किया और ये फ़ौरन इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इसने आरपीसी बाइंड को इंस्टॉल कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें इसने इंस्टॉल कर दी हैं, एस एस डी डैश एन एफ एस, बहुत चीज़ें इंस्टॉल की हैं इसने। की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह है कि हमने कहा कि इट्स ओके, सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दे ताकि हमारे क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम। तो इंस्टॉल हो गया जी। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे एन एफ एस सर्विस की सर्विस सर्विस को रिस्टार्ट। तो सिस्टम सी टी एल इनेबल, इनेबल ज़रूर करना है। एन एफ एस डैश सर्वर के नाम से इसकी सर्विस होती है। और दूसरी आपने क्या करना है? आर पी सी डैश बाइंड, आर पी सी सिस्टम सी टी एल आर पी सी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जस्ट। अरे, अच्छा जी, सिस्टम सी टी एल आर पी सी इनेबल आर पी सी बाइंड। ओके, आर पी सी बाइंड के नाम से सर्विस है। तो हम इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे, किधर गया हमारा लैब सेटअप, ये रहा। आर पी सी बाइंड और सिस्टम सी टी एल इनेबल, ये। अभी तक मैंने इनको स्टार्ट नहीं किया। अब करते हैं फायरवॉल में एंट्री। तो फायरवॉल डी सी एम डी हाइफन हाइफन एड सर्विस। यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक है एन एफ एस डैश सर्वर, एन एफ एस की सर्विस ऐड करनी है। एक हमने सर्विस ऐड करनी है आर पी सी डैश बाइंड की। एक सर्विस करनी है माउंट डी की। तो जब मल्टीपल सर्विसेज ऐड करनी होती हैं तो करली ब्रेसेस में कॉमा के साथ ऐड कर लेते हैं। हाइफन हाइफन परमानेंट, ये ऐड हो गई। और यहाँ से हम क्या करते हैं? रीलोड और लिस्ट डैश ऑल। तो देखें, आरपी अच्छे डैश बाइंड एन एफ एस और माउंट डी की सर्विस ऐड हो गई है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं अपनी लैब में, निकाल लेते हैं। ये काम किया। उसके बाद हमने फायरवॉल को रिलोड किया और फिर वेरीफाई भी कर लिया कि ये सर्विसेज सारी अवेलेबल हैं या नहीं है। सॉरी। ओके जी। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो हमने क्या किया है? सर्वर को इंस्टॉल कर लिया और उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली फायरवॉल। अब वो ये कहता है कि यार ना, इस सर्वर के ऊपर जिसको मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सर्वर 02 है, उसके अंडर एक आर होम के नाम से और रिमोट यूजर 19 के नाम से एक डायरेक्टरी है। हम क्या करते हैं? एज इट इज ये डायरेक्टरी एम पी डी आई आर हाइफन पी, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ये डायरेक्टरी बन गई। इसको सी एच मोड 777 हाइफन कैपिटल आर और आर होम में जाके रिमोट यूजर 19 को परमिशंस दे देते हैं। इसको भी हम अपने नोट में ऐड कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है तो वो नहीं लिखा, उसको भी हमने किया।
कॉपी। ले जी, यहाँ तक ये काम हो गया। अब क्या करते हैं, ये डायरेक्टरी हम चाहते हैं कि ये शेयर हो जाए, हमारे सिस्टम से किसी और सिस्टम पे एक्सेस करना हो तो ये डायरेक्टरी हम एक्सेस कर सकें। तो एक्सेस करने के लिए क्या होगा, एक फाइल होती है vim/etc में, जब NFS इंस्टॉल करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है एक्सपोर्ट्स के नाम से। इस फाइल में हमने उसकी एंट्री करनी। कैसे एंट्री करनी, पहले हमने बताना है वो पाथ जो हमारा सिस्टम में हमने क्रिएट किया है। तो हमारा पाथ है ये वाला, -p को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये पाथ है हमारा। आर होम के अंदर जाकर रिमोट यूजर 90। ठीक है जी। यहाँ पे टैब प्रेस कर लें या स्पेस दे दें। अब हम ये चाहते हैं कि यार इस शेयर को कौन एक्सेस करे, कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो हर कोई एक्सेस करना चाहता है तो आप लगा दें स्टार। ठीक है। लेकिन करंट केस में हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला सिस्टम ही एक्सेस कर सके, तो हम इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम क्या है, server01.example.com। ठीक है। ये इसको एक्सेस करे, और जब ये एक्सेस करे तो इसके पास परमिशन किस टाइप की हो, इसके पास हो रीड राइट की परमिशंस, और कुछ चेंजेस हो तो फौरन सिंक हो जाएं। फिर एक होता है इसमें ऑप्शन, नो_रूट_स्क्वैश, SQUASH। ये नो रूट_स्क्वैश का मतलब ये होता है कि यार, अब देखें सिस्टम कौन सा है, ये वाला। जब ये वाला सिस्टम इस सिस्टम के इस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा तो वो ऐसे ही काम करे जैसे कि इस सिस्टम का अपना रूट काम करता है, तो परमिशंस का मसला ना आए, फुल राइट्स हों इसके ऊपर, इस डायरेक्टरी के ऊपर कुछ भी करने। तो नो_रूट_स्क्वैश का मतलब ये होता है। अच्छा, क्या आपको इसको ऐड करना जरूरी है? इसका मतलब है कि इसको ऐड करना जरूरी नहीं है, जैसे आपका दिल करे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो रीड राइट और कॉमा सिंक ये जरूरी है, ये काम आप कर लेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर आपने वो जो हमने होस्ट के अंदर एंट्रीज की थी वो ना की होती, तो फिर आपको इसको ऐसे नहीं थे लिख सकते, फिर आपने ऐसे लिखना था इसे, इस तरीके से। यहाँ पे आपने, ये तो ऐसे ही रहना है, यहाँ पे आपने IP लिखना था, जिसके साथ शेयर करना है। तो हमारा जिसके साथ शेयर करना है 168 और 31.164, ये सर्वर का IP यही है ना जिसके साथ शेयर करना है हमने। IF कॉन्फ़िग, ओ सॉरी, IF कॉन्फ़िग, तो इसका ये IP है। उस केस में फिर आपने ये काम कर लेना था। तो हमने होस्ट नेम की एंट्री कर ली, दैट्स ग्रेट। हम इसको जो है, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री को भी यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि हमने ऐसे एंट्री की है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ पे कहाँ पे की है हमने, ये काम किया vim/etc के अंदर जाके, एक्सपोर्ट्स की फाइल है वहाँ पे। अब हम इसे करेंगे सेव एंड एग्जिट। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्विसेज हमने तब इनेबल की थी अब इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट, और यहाँ पे भी str to start। तो एक तरीका ये है कि बार बार मैं ही जो काम कर रहा हूँ तो मैं यहीं से इसको SSH कर लेता हूँ। फिलहाल मैं लैब बना रहा हूँ तो मैं इससे करना नहीं पड़ता, सिस्टम CTL स्टार्ट NFS डैश सर्वर, ये स्टार्ट किया। और
साथ ही आरपीसी बाइंड, इसके सर्विस स्टार्ट कर ली। ठीक है जी। तो सॉरी, क्लियर। हमने सर्विसेज दोनों स्टार्ट कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार जो हमने शेयर किया है वो अवेलेबल है। तो हम एक होती है कमांड एक्सपोर्ट एफ एस, यानी कि जो एनएफएस का फाइल सिस्टम है उसकी ना एक्सपोर्ट को इनेबल कर दो उसे सर्वर सर्वर पे एक्सेस होने के लिए। तो आर भी एक कमांड चलाएंगे हम। तो ये क्या करेगा, बता देगा कि इस चीज़ को इस सर्वर से इस डायरेक्टरी को मैंने अवेलेबल कर दिया है दूसरे पब्लिक के लिए, या जिसकी भी एक्सेस आपने दी है। एक काम आप ये कर लेंगे, और ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये काम किया, और अब आप एक कमांड चलाएंगे, शो माउंट -e। जब ये बताएंगे तो वो कह देगा कि यार ये डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं इस टाइम। अच्छा, ये सारी की सारी बता देगा। लाइक 10 हैं आपके पास, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ बता देंगे server 02 और example.com। इस पे कौन कौन सी है तो वो बता देगा। तो आपका जो दिल करे आप चला सकते हो, शो माउंट -e चला दें, और चाहे ये चला दें। ठीक है। ये इस तरीके से भी चलाई जा सकती है कि लोकल होस्ट, ठीक है, इस तरीके से भी चलाई जा सकती है कि server 01.example.com। ये इस तरीके से भी चलाई जा सकती है कि आप 192.168.31.165, इस पे क्या आ रहा है तो ये सब ये जैसे आपका दिल करे आप चलाना चाहते हैं चला लें। ये लाइनें ज़रूरी नहीं है। ठीक है। समटाइम लगता है कि डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा बन गया, हालांकि ये छोटे छोटे से काम है। ये काम हुआ जी। यहाँ तक तो था जो काम आपने सारा करना है। मैं अपनी टेस्टिंग के तौर पे देख लेता हूँ कि क्या। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सर्वर पे ये एग्जाम में अपने यहाँ से शुरू हो जाना है। तो शो माउंट -e और server 02.example.com, देखना है कि कोई ऐसी है कोई। अब इसका मतलब है कि इससे बताओ कि इससे कौन सी डायरेक्टरी अवेलेबल है, शेयर की कौन सी की गई है। उसने बता दिया कि यार ये डायरेक्टरी अवेलेबल। ठीक है, तो लैब का हमारा सेटअप जो है ना कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट है। अब हमने करना है क्वेश्चन। तो इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि अब आप ये वाली लैब बना लो। ठीक है। जब ये लैब बना लो तो अच्छी बात ये है कि आप इसका स्नैपशॉट ले लो साथ। NFS सर्वर रेडी। ठीक है जी। तो मैंने भी इसकी स्नैपशॉट ले लिया, ये सेव हो रहा है। और मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ स्टॉप।